गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज फिर आप लोगों से एक नए लेक्चर में मिल रहे हैं। ये पहले आप लोगों का कंफ्यूजन मैं दूर कर देना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, लेक्चर नंबर 18 में नई वाली किताब ग्रामर से आपका प्रश्न उत्तर करवाया गया है। नई वाली ग्रामर की जो किताब है उससे आप लोगों का प्रश्न उत्तर करवाया गया है। और लेक्चर नंबर 19 से आप लोगों का मेन बुक शुरू हुआ है। इसमें फर्स्ट में आप लोग का कविता है जो मैंने पढ़ाया, शब्दार्थ लिखवाया, और लेक्चर नंबर 20 में मैंने उसका प्रश्न उत्तर करवाया, और फिर 21 में भी प्रश्न उत्तर करवाया। 21 में आकर के पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, और फिर अभी आपका सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है जिसका शीर्षक है दादी माँ का पत्र। तो दादी माँ ऐसे ही दिया गया है, इसका मतलब वो अपने पोती के पास लिखी है। ये पत्र जो है सो एक दादी अपने पोती के पास लिखी है। ये आपका पार्ट 2 है। तो सबसे पहले पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोग को शब्दार्थ बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहला शब्द है व्यक्त। ये नीचे से मैंने लिखा है, नीचे जगह नहीं मिला है तो सबसे पहला शब्द है आपका व्यक्त। व्यक्त माने प्रकट करना, अपनी चीज को किसी के सामने रखना, व्यक्त करना होता है। तो प्रकट किया गया या जो बता दिया गया, जो हम अपनी बातों को, जो अपनी भावनाओं को किसी के सामने रखते हैं उसे हम व्यक्त कहते हैं। दूसरा शब्द है इच्छा शक्ति। दूसरा शब्द है इच्छा शक्ति। तो किसी कार्य को मनोनुकूल करने की शक्ति, विल पावर जिसको हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं इच्छा शक्ति। किसी काम को करने के लिए जो आत्मबल होता है उसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं। 3 नंबर में दिया है सगाई। सगाई कहते हैं जिसको अंग्रेजी में आप एंगेजमेंट कहते हैं, मंगनी कहते हैं। यानी शादी से पहले जो लड़के लड़की के बीच का बंधन होता है उसे हम सगाई कहते हैं। इसके बाद है मनोनुकूल। मन के अनुकूल। मनोनुकूल का मतलब होता है मन के अनुकूल, मन के मुताबिक। यहाँ मैंने कमा दिया है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो मन के अनुकूल कहिए, मन के मुताबिक कहिए, मन के अनुसार कहिए, उसको हम मनोनुकूल कहते हैं। इसके बाद है अनिवार्य। अनिवार्य यानी नेसेसरी, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसे टाला ना जा सके, जो करना बहुत ही जरूरी हो, उसे कहते हैं अनिवार्य। उसके बाद है प्रक्रिया। प्रक्रिया कहते हैं किसी काम के करने की, होने की विधि को, जो काम करने का जो नियम होता है, जो तरीका होता है, उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद कर रहा है अभिप्राय। अभिप्राय माने होता है उद्देश्य, मकसद। इसका होता है मतलब भी मकसद में मतलब भी कह सकते हैं और उद्देश्य भी कह सकते हैं। उसके बाद है प्रबल। प्रबल, बल माने होता है ताकत, और प्र उसमें उपसर्ग लग गया है तो विशेष बल वाला, मजबूत, बहुत प्रबल काम है, यानी बहुत जो टाला नहीं जा सके वैसे कार्य को कहते हैं प्रबल या मजबूत। उसके बाद कर रहा है ठान लेना। ठानना, निश्चय करना। ठानने का मतलब होता है निश्चय करना, किसी काम को करने का पक्का निश्चय करना, यानी मन में दृढ़ संकल्प हो जाना कि यह काम मुझे करना ही है, उसे हम कहते हैं ठान लेना। उसके बाद कर रहा है प्रचलन। प्रचलन माने होता है रिवाज। प्रचलन जो पहले से जो चले आ रहा है और उसको हम भी करते जा रहे हैं, उसे हम प्रचलन कहते हैं। जो चला आ रहा है या जिसको रिवाज भी कहते हैं, जो उसको रीति भी कहते हैं, उसे प्रचलन कहिए, रिवाज कहिए, रीति कहिए। उसके बाद आ रहा है यहाँ अनवरत। अनवरत माने होता है बिना रुके, लगातार, निरंतर। अनवरत का मतलब बिना रुके कहिए, लगातार कहिए, निरंतर कहिए। उसके बाद दिया है व्यापक। उसके बाद का शब्द है व्यापक। व्यापक माने विस्तृत होता है। यहाँ विस्तृत भी लिखा गया है और यहाँ फैला हुआ भी लिखा गया है, जब चारों तरफ छा जाए उसे हम कहते हैं व्यापक। उसके बाद आ रहा है वंचित। वंचित माने रहित, यानी उससे हम वंचित रह गए, उससे हम दूर रह गए। के बिना रह जाना, यानी उसके बिना रह जाना, उससे वंचित रह जाना। और सबसे अंत में दिया है सदुपयोग। सद माने होता है अच्छा, और उपयोग माने होता है इस्तेमाल, यानी अच्छे इस्तेमाल को कहते हैं सदुपयोग, अच्छा उपयोग। अब चलिए इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा, और उसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, साइड में या पीछे या डायरी में, और उसी के अनुसार अपना लेक्चर आप लोग देखिएगा। अब मैं आप लोग को पाठ पढ़ा रही हूँ, पहले इसको थोड़ा सा आप लोग पॉज कीजिए और देखिए।
इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और आज मैं इस पत्र के बारे में, ये पत्र क्यों लिखा गया है, इस पत्र लिखने के पीछे दादी का क्या मकसद है, ये मैं बता देना चाहती हूँ। और फिर अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट पढ़ाऊंगी। ये कहानी उस समय लिखी गई है, ये काल्पनिक कहानी नहीं है। ये पाठ जो है सो काल्पनिक नहीं है, उस समय का है जब हमारा देश आजाद होने के लिए प्रयत्न कर रहा था। हमारा देश आजाद नहीं था और महिलाओं का जो है सो घर से बाहर निकलना मना था। उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और उस समय भी कुछ महिलाएं इस चारदीवारी को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया। पुरुषों के कंधा से कंधा मिला करके लड़ना प्रारंभ किया। घर से बाहर निकलकर अपनी जो भी शक्ति थी उसको उन्होंने देश के लिए लगाया। तो ये मोहिनी राव द्वारा लिखी गई ये कहानी है, ये पत्र है जो बाल मनोविज्ञान की शिक्षिका थी और वे अपने इस पत्र के माध्यम से लड़कियों को बताना चाहती हैं कि हम किसी पुरुषों से कम नहीं हैं। अगर हम अपने मन में भी ठान लें कि हमें कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे में क्षमता नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस पत्र में अपने पोती के पास अपने जीवन की घटनाओं को लिखा है। उनके जीवन में कैसे कैसे घटित हुआ और वे जीवन में कैसे आगे बढ़ी, इसी के बारे में उन्होंने इस पत्र में लिखा है। और ये पत्र जो है एक प्रेरणादायी पत्र है, खासकर लड़कियों के लिए जो सोचती हैं कि हमें पढ़ लिख करके कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, चाहे हम पुरुषों से कम हैं, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमें इस पत्र से बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। इस पत्र को पढ़ने के बाद, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे जीवन में भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी जो हम देखिए। एक थोड़ा सा आपको इसका ऊपर के पढ़ के बता दे रही हूँ। इसमें कह रहा है कि इसे नेशनल बुक ट्रस्ट नेहरू बाल पुस्तकालय की भूतपूर्व संपादिका श्रीमती मोहिनी राव ने अपनी पोती प्रेमा को लिखा है। दादी जो है सो अपने पोती प्रेमा को लिखा है। ये पत्र जो है सो प्रेमा नाम की लड़की के पास लिखा है, जिसकी दादी उनको ये पत्र लिखी है। और मोहिनी राव कौन थी, तो कह रहा है कि श्रीमती मोहिनी राव बाल साहित्य की गुरु मानी जाती है। ये बाल साहित्य की गुरु, बच्चों की साहित्य की गुरु मानी जाती हैं। वे रेडियो पर बाल कार्यक्रम प्रसारित भी करती हैं। पाठ की पृष्ठभूमि के निर्माण के लिए विद्यार्थियों को बताना जरूरी है कि पत्र में लेखिका ने जिस प्रेरक घटना का चर्चा किया है, इस पत्र के माध्यम से भी अपने जीवन की जिस घटना को चित्रित की है, जिस घटना को बताई है, वे काफी प्रेरणादायी है, काफी महत्वपूर्ण है सभी लड़कियों के लिए, खासकर उनके लिए जो अपने आप को समझते हैं कि मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं और आकर के हम उतना ही पर अपने जीवन को रोक देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कि उस समय स्त्रियों के प्रति समाज में रूढ़िवादी विचार व्याप्त था। चारों तरफ लोग सोचते थे कि स्त्रियों को पढ़ाना बेकार है, स्त्रियों का काम है सिर्फ घर में रहना, खाना बनाना और खिलाना। स्त्रियों का कोई भी इससे बाहर काम नहीं है, स्त्रियों का काम ही है घर में रहना। पर्दा प्रथा था उस समय, लड़कियों की किसी के सामने नहीं आने दिया जाता था और लड़कियां किसी के सामने आती भी नहीं थी। यही कारण था कि लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन कुछ लोगों ने उस समय भी विरोध किया इसका और अपनी क्षमता को दिखाया। तो कह रहा है कि रूढ़िवादी विचार व्यक्त है जिन्हें स्वाधीनता आंदोलन चुनौती दे रहा था। आंदोलन में लग रहा था कि औरतों का कोई महत्व नहीं, स्त्रियां धीरे धीरे परिवार की सीमा से बाहर निकली और पुरुषों के कंधा से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे बढ़ी, उनका साथ दिया। तो इस प्रकार से ये पत्र काफी प्रेरणादायी है और लड़कियों के लिए खासकर आप लोग अगर आपके पास किताब है तो इस पत्र को पढ़ें, इस पाठ को पढ़ें, रीडिंग डालें, शब्दार्थ को लिखें, शब्दार्थ को याद करें ताकि पाठ पढ़ने में आप लोग को सुविधा हो, समझने में दिक्कत नहीं हो। और फिर आपको अगले वीडियो में मैं इस पाठ को पढ़ाऊंगी। आज इतना ही आप रहने दीजिए, पाठ को पढ़िए, शब्दार्थ को नोट कीजिए, उसको भी आप लोग अपनी कॉपी में, डायरी में नोट कीजिए और फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को ये पाठ पूरा के पूरा पढ़ाऊंगी।
अभी मैंने इस पाठ के संक्षेप में पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता दिया है और शब्दार्थ याद कर लीजिएगा तो समझने में आप लोग को सुविधा होगी। 10 मिनट से ज्यादा लंबा हो जाता है तो पढ़ने में बच्चे बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रही हूँ। अगले वीडियो में इस पाठ को मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगी। आप इसको नोट कीजिए, याद कीजिए, ताकि पाठ पढ़ाते समय आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में।